नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की समय सीमा 1 हफ्ते बढ़ा दी है। अब यह प्रक्रिया 4 दिसंबर की जगह 11 दिसंबर तक चलेगी। आयोग के अनुसार विस्तार इसलिए दिया गया है ताकि अधिकारी मतदाताओं की मसौदा सूची समय से तैयार कर सके। नई तारीखों के अनुसार मसौदा सूची 16 दिसंबर को और अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को जारी होगी। इस फैसले पर संसद के शीतकालीन सत्र में बड़ा राजनीतिक टकराव होने की संभावना है, क्योंकि विपक्ष लगातार एसआईआर का विरोध कर रहा है। बीएलओ पर भारी काम के दबाव और कई राज्यों में आत्महत्या की घटनाओं के बाद टीएमसी और कई विपक्षी दल लगातार इसे टालने या ज्यादा समय की मांग कर रहे थे। इस पर चुनाव आयोग ने घुटने टेक दिए। हालांकि 1 हफ्ता भी पर्याप्त नहीं है। एसआईआर इतने कम समय में संभव नहीं है। एसआईआर पहली बार 2003 के बाद बड़े पैमाने पर हो रहा है और 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 51 करोड़ वोटरों को कवर करता है। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए बड़े पैमाने पर नाम हटाए जा रहे हैं और यह वोट चोरी जैसा कदम है। बिहार में पहले 65 लाख नाम हटाए गए थे, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर सुनवाई जारी है, लेकिन अभी कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। संसद के विंटर सेशन से पहले रविवार को हुई ऑल पार्टी मीटिंग के बाद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार चाहती है कि संसद सुचारू रूप से चले और सभी पार्टियों से लगातार संवाद जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर चर्चा की विपक्ष की मांग पर फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लेगी, जिसकी मीटिंग शाम को होगी। मीटिंग में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, हेल्थ मिनिस्टर और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई विपक्षी नेता शामिल हुए। रिजिजू ने कहा कि सभी पार्टियों ने अच्छी सलाह दी और सरकार ने उन्हें सकारात्मक रूप से लिया है। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी सदन चलाने में सहयोग करेगी, लेकिन सरकार को भी विपक्ष के साथ सहयोग करना होगा और एसआईआर जैसे मुद्दों पर चर्चा की अनुमति देनी होगी। उन्होंने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 40 लोगों की मौत हुई है। वहीं टीएम के नेता तिरुचि शिवा ने कहा कि सभी विपक्षी दल एसआईआर पर चर्चा को लेकर एकजुट हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विंटर सेशन में 14 अहम विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025, उच्च शिक्षा आयोग विधेयक 2025, नेशनल हाईवे अमेंडमेंट बिल और प्रतिभूति पासार संहिता बिल शामिल हैं। सेशन 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें राजनीतिक टकराव और बड़े विधायी एजेंडे दोनों की संभावना है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को दिल्ली में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। गोगोई ने कहा कि इस बार का शीतकालीन सत्र केवल 19 दिनों का है, जिनमें से लगभग 15 दिन ही चर्चा के लिए उपलब्ध होंगे, जो अब तक का सबसे छोटा सत्र माना जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा लगता है कि सरकार खुद संसद को पटरी से उतारना चाहती है और संसदीय परंपराओं को कमजोर कर रही है। कांग्रेस ने बैठक में सुरक्षा को बड़ी चिंता बताया। गोगोई ने कहा कि हाल ही में दिल्ली में हुआ ब्लास्ट कानून व्यवस्था और गृह मंत्रालय की नाकामी का संकेत है। पार्टी ने मतदाता सूची की सुरक्षा, चुनाव सुरक्षा, लोकतंत्र की रक्षा, प्रदूषण, स्वास्थ्य, आर्थिक और पर्यावरणीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा की मांग की। उन्होंने कहा कि विदेश नीति पर भी बात हुई और इन सभी मुद्दों पर विपक्ष एकजुट है। सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष के साथ विपक्षी दलों की अलग बैठक होगी। 1 दिसंबर से शुरू हो रहे सत्र से पहले दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। सोशल एक्टिविस्ट और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी ने दिल्ली के बढ़ते एयर पोल्यूशन संकट पर फिर से साफ जवाबदेही तय करने की मांग की है। उन्होंने सरकार से तुरंत एक विस्तृत व्हाइट पेपर जारी करने की अपील की, जिसमें यह बताया जाए कि राजधानी की हवा इस हाल में क्यों पहुंची और कौन सी संस्थागत कमियां जिम्मेदार रहीं। बेदी ने 2 पार्ट का डॉक्यूमेंट प्रस्तावित किया है। पहला, अब तक की नाकामियों और मौजूदा संकट के कारणों की जांच। दूसरा, आगे के लिए तुरंत शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उपायों की स्पष्ट कार्य योजना। उन्होंने कहा कि इसमें सभी विभागों के साथ नागरिकों की भूमिका भी तय होनी चाहिए। इससे पहले हाल ही में किरण बेदी ने दिल्ली की घुटती और हाँफती हुई हालत देखकर दुख जताया था और कहा था कि उन्होंने शहर को अपना पूरा जीवन दिया है, इसीलिए इसकी तकलीफ सहन नहीं कर सकती। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से हर महीने दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक करने की अपील भी की। किरण बेदी का कहना है कि इससे लोगों में भरोसा बढ़ेगा कि समस्या पर लगातार निगरानी हो रही है। प्रदूषण रोकने के प्रयासों के बावजूद दिल्ली का एक्यूआई लगातार बहुत खराब और गंभीर श्रेणी में बना हुआ है और आने वाले दिनों में भी राहत की संभावना कम है। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान दितवाह को लेकर ताज़ा जानकारी दी है।
आईएमडी के मुताबिक चक्रवाती तूफान दितवा दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर पिछले 6 घंटों में लगभग 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर दिशा की ओर बढ़ा है। विभाग ने यह भी बताया कि चक्रवात का केंद्र उत्तर तमिलनाडु पुडुचेरी तट रेखा से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। श्रीलंका के डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर ने बताया कि चक्रवाती तूफान दितवा के कारण हुई बारिश और बाढ़ और भूस्खलन में कम से कम 159 लोगों की मौत हुई है, जबकि 200 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने ईडी की शिकायत के आधार पर नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कई अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह केस कथित मनी लॉन्ड्रिंग और पद के गलत इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने 3 अक्टूबर को गांधी परिवार, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन कंपनी, डोटेक्स मर्चेंडाइज लिमिटेड, इसके प्रमोटर सुनील भंडारी और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। एफआईआर में आईपीसी की धारा 120 साजिश, 403 बेईमानी से संपत्ति का इस्तेमाल, 406 विश्वासघात और 420 यानी धोखाधड़ी के तहत आरोप लगाए गए हैं। इससे पहले अप्रैल में ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें इन्हीं कंपनियों को आरोपी बनाया गया था। इस चार्जशीट पर अदालत ने अभी संज्ञान नहीं लिया है और केस की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। वहीं यह एफआईआर ईडी की चार्जशीट और जांच को मजबूत करने में मदद करेगी। यह मामला 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी की प्राइवेट शिकायत के बाद शुरू हुई जांच से जुड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने रविवार को केंद्र सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि मोदी शाह की जोड़ी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को परेशान और डराने की राजनीति कर रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि नेशनल हेराल्ड मामला पूरी तरह फर्जी है और अंत में सत्य की जीत होगी। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मोदी शाह की जोड़ी आईएनसी की टॉप लीडरशिप के खिलाफ परेशान करने, डराने, धमकाने और बदले की अपनी शरारती राजनीति जारी रखे हुए है। जो लोग धमकी देते हैं वे खुद असुरक्षित और डरे हुए हैं। जयराम रमेश ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामला पूरी तरह से फर्जी है। आखिरकार न्याय की जीत होगी, सत्यमेव जयते। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ के दफ्तर को नए स्थान पर शिफ्ट करने की मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य सरकार के साथ नया विवाद पैदा हो गया। राज्य सरकार मई से इस प्रस्ताव को लंबित रखे हुए थी। अभी सीईओ का ऑफिस कोलकाता के 21 एनएस रोड स्थित बालमर लॉरी भवन में है, जिसे अब 13 स्ट्रैंड रोड स्थित शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के भवन में ले जाया जाएगा। आयोग का कहना है कि मौजूदा दफ्तर बेहद तंग है और सुरक्षा के लिहाज से भी कमजोर है। आयोग द्वारा भेजे गए पत्र में बताया गया कि नई जगह की दूसरी और तीसरी मंजिल किराए पर ली जाएंगी और आईटी सहित सभी आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च आयोग उठाएगा। हालांकि किराया राज्य सरकार को देना होगा। नई जगह 18,000 वर्ग फुट की है और किराया 85 रुपए प्रति वर्ग फुट के हिसाब से लगभग 15.3 लाख रुपए महीना पड़ेगा, जबकि मौजूदा दफ्तर पर राज्य सरकार को सालाना करीब 1.8 करोड़ रुपए और अतिरिक्त खर्च देना पड़ता था। राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले पर उनसे कोई परामर्श नहीं किया गया, इसीलिए यह कदम शीर्ष नेतृत्व को नाराज कर सकता है। राजस्थान शिक्षा विभाग ने 6 दिसंबर को स्कूलों में शौर्य दिवस मनाने का आदेश जारी करने के 12 घंटे बाद ही उसे वापस ले लिया। यह दिन बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी है, जिसे मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में मनाया जाना था। विभाग ने स्कूलों को देशभक्ति, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय एकता पर आधारित कई गतिविधियां कराने के निर्देश दिए थे, जिनमें भाषण, निबंध, पोस्टर, देशभक्ति गीत और सूर्य नमस्कार से शुरू होने वाली विशेष प्रार्थना सभा शामिल थी। रविवार सुबह मंत्री ने आदेश रद्द करते हुए कहा कि 5 और 6 दिसंबर को परीक्षाएं होने के कारण स्कूलों में अन्य गतिविधियां कराना संभव नहीं है। हालांकि उन्होंने शौर्य दिवस मनाने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि राम मंदिर आंदोलन छात्रों में प्रेरणा और देशभक्ति की भावना पैदा करेगा। यह फैसला उस विवाद के एक दिन बाद आया जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के एक्स पोस्ट पर लोगों ने आपत्ति जताई थी। पोस्ट में किसानों की खुशहाली का दावा किया गया था, लेकिन वीडियो में दिख रहे जोधपुर के किसान वर्षों से प्रदूषित जोजरी नदी से प्रभावित रहे हैं। ऑनलाइन आलोचना के बाद पोस्ट हटा दिया गया। रूस ने दावा किया है कि उसके नौसैनिक ड्रोन ने काला सागर से गुजर रहे रूस की कथित शैडो फ्लीट के 2 तेल टैंकरों काइरोस और विराट को निशाना बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वीडियो में दिखता है कि समुद्री ड्रोन तेजी से जहाजों की ओर बढ़ते हैं और उनसे टकराकर जोरदार धमाके के साथ आग का गोला बन जाते हैं।
तुर्की अधिकारियों के मुताबिक दोनों टैंकर गामीबिया के झंडे के तहत चल रहे थे और उन पर शुक्रवार को तुर्की तट के पास हमला हुआ। रिपोर्ट के अनुसार टैंकर विराट पर शनिवार को दोबारा हमला किया गया, हालांकि किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। यह हमला संकेत देता है कि यूक्रेन अब रूस की तेल आमदनी को निशाना बनाकर उसकी युद्ध क्षमता को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। कहा जाता है कि शैडो फ्लीट में सैकड़ों पुराने टैंकर शामिल हैं, जिनकी मालिकाना जानकारी और बीमा अक्सर स्पष्ट नहीं होता, जिन्हें रूस पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए उपयोग करता है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने भोपाल में संगठन की गवर्निंग बॉडी मीटिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट पर सरकार के दबाव में काम करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि अदालत संविधान को पूरी तरह लागू नहीं कर पाती तो वह सुप्रीम कहलाने की हकदार नहीं है। मदनी ने दावा किया कि देश में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है और जिहाद जैसे शब्दों को जानबूझकर आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे शब्दों को बेबुनियाद बताया। मदनी ने आरोप लगाया कि मुसलमानों को धार्मिक पहचान, पहनावे और जीवन शैली के कारण निशाना बनाया जा रहा है और शिक्षा व रोजगार में भी रुकावटें बढ़ रही हैं। उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई, मॉब लिंचिंग और हेट कैंपेन का भी मुद्दा उठाया। वहीं उनके बयानों पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और संविधान पर सवाल उठाना अपमान है। बीजेपी एमएलए रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मंदिरों पर ऐतिहासिक आक्रमण दर्ज है और अदालतें यदि सुधार करती हैं तो इसमें गलत कुछ नहीं। शर्मा ने यह भी कहा कि यदि इस्लाम को बदनाम होने से रोकना है तो मदनी अपने समुदाय को गलत गतिविधियों से दूर रहने की सीख दें। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.